वेलकम टू PWOnly। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम स्पेक्ट्रम की सीरीज में संभव में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 17 लास्ट सेशन में हम पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 17 के उस छोटे से हिस्से को कवर करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 और उस पर भी बातचीत को अपने कंप्लीट करेंगे। सो रफली 17 एंड 18 दोनों को ही फिनिश किया जाएगा आज के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 17 में हमने अभी तक क्या पढ़ा और अब हमें और क्या पढ़ने की जरूरत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारतीय इतिहास में बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 17 के बारे में जब हमारी बातचीत होती है तो यहाँ पर अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो मैंने आपको स्वराजी और अपरिवर्तनवादी जो हुआ करते थे उनके बारे में लास्ट सेशन में बातचीत कर ली थी। स्वराजी व अपरिवर्तनवादी, इन दोनों ही लोगों के बारे में हमारी जो बातचीत है वो हो चुकी है। इसी क्रम में हम लोगों ने लास्ट सेशन में बातचीत की थी 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी के या 20वें दशक में। 1920 के दशक लिखें ज़्यादा बेहतर होगा, सीधा और स्पष्ट करते हैं। 1920 के दशक में उत्पन्न नवीन शक्तियां, इनके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। उत्पन्न नवीन शक्तियां, इनके बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। तो ये दोनों ही बातें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 में कवर कर ली थी। आज के सेशन में जब हमारी बातचीत होगी तो हम चैप्टर नंबर 17 के आगे के हिस्से पर जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 17 के आगे के हिस्से में हम देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवादी झुकाव। तो यहां पर हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवादी झुकाव। क्रांतिकारी गतिविधियों का समाजवादी झुकाव, हम इसे कवर करेंगे। और फिर हम आएंगे 18 पर। और जब हम 18 पर आएंगे तो यहां पर हम बात करेंगे साइमन कमीशन व नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पर हमारी बातचीत सबसे पहले तो साइमन आयोग और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में होगी। साइमन आयोग व नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमारी जो बातचीत होगी वो यहां होगी। तो आज जो शुरुआत होने वाली है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के समाजवादी झुकाव के साथ होगी। अब यहां पर अगर हम क्रांतिकारी गतिविधियों के समाजवादी झुकाव के बारे में बात करें तो 20वीं सदी में क्रांतिकारियों का उद्भव एक नवीन शक्ति के रूप में ही एक उद्भव माना जाना चाहिए। तो ये जो नवीन शक्ति के रूप में इनका उद्भव होता है, आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि प्रथम चरण में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका तरीका थोड़ा सा अलग था और द्वितीय चरण में थोड़ा सा तरीका अलग है। अब आप इसे थोड़ा सा ऐसे विभाजित करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि क्रांतिकारी गतिविधि का जो प्रथम चरण है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है 1890 के बाद। 1890 के बाद, तो 1890 के बाद ये गतिविधियों का चरण आपको देखने को मिलता है और ये चलता है 1915 तक। तो ये आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण बनता है। क्रांतिकारी गतिविधि का प्रथम चरण बनता है, प्रथम चरण बनता है और ये स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि लेता है। ये किसकी पृष्ठभूमि लेता है? स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि, स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि लेता है। फिर आप क्या देखते हो कि 1915 से 1922 तक के बीच का ये जो चरण है इसको आप मान लो 1922, इसमें आप एक गैप मान लो, ठीक है। यहां पर आपको जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी
शांत मिलेंगी। तो आप इसे एक शांत चरण के तौर पर देखो क्रांतिकारी गतिविधियों के दृष्टिकोण से। उसके बाद 1922 के बाद से 1934 तक आप आ जाओ। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण है। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण। अभी जो क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण है, जिस प्रकार से प्रथम चरण स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि लेता है, उसी प्रकार से जो द्वितीय चरण है वो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि लेता है। ये असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि लेता है। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखो तो क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण जा रहा है। अब ये जो क्रांतिकारी गतिविधि का द्वितीय चरण है, यहां पर समाजवाद की ओर आपको झुकाव देखने को मिलेगा। यहां पर आपको समाजवाद की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। समाजवाद की ओर झुकाव देखने को मिलेगा। तो क्रांतिकारी गतिविधि के यदि आप द्वितीय चरण की बात करते हो तो यहां पर आपको एक विभाजन देखना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम इसी बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। तो अगर मैं क्रांतिकारी गतिविधि के द्वितीय चरण की बात करूं, क्रांतिकारी गतिविधि द्वितीय चरण, तो अगर मैं क्रांतिकारी गतिविधि के द्वितीय चरण की बात करूं तो यहां पर मैं एक स्पष्ट विभाजन करना चाहूंगा। जो पहला विभाजन होगा वो होगा पंजाब, संयुक्त प्रांत, व दिल्ली। और दूसरा जो चरण होगा वो क्या होगा? बंगाल। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर क्या देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधि में इस क्रम में सबसे पहले आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सबसे पहले आएगा। रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी एक्शन के बाद, काकोरी घटना के बाद डिक्लाइन कर जाएगा और इसकी जगह लेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सबसे पहले यहां HRA आएगा, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? HRA। और HRA के बाद इसकी जगह कौन ले लेगा? HSRA। और यहां पर जो S ऐड हुआ है दैट इज फॉर सोशलिस्ट। तो हम देखते हैं कि HRA जो एक संगठन के तौर पर, एक क्रांतिकारी संगठन के तौर पर विकसित हो रहा है, आरंभिक चरण में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है लेकिन समाजवादी दृष्टिकोण के साथ नहीं। और वहां पर हम देखते हैं कि जो गतिविधियां हैं उसमें जब काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है या काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, काकोरी घटना होती है, तो उसके बाद अंग्रेजों का काफी तीव्र दमन होता है और उस दमन के उपरांत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अपना जो विस्तार है वो खो देता है।
बाद में फिरोज शाह कोटला का जो जीर्ण स्थान था, वहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और कई सारे और लोग मिलते हैं। वो वापस से जीर्णोद्धार करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, और उसी क्रम में वहां पर समाजवादी शब्द जोड़ा जाता है कि ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा, मतलब इसमें समाजवादी दृष्टिकोण शामिल होगा। और समाजवादी दृष्टिकोण के साथ फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई सारे क्रांतिकारी नेता उभरेंगे और वो लोग हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे लेकर जाएंगे। तो ये तो पूरा मामला होगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब, संयुक्त प्रांत व दिल्ली में किस प्रकार से चली। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बंगाल में, तो बंगाल में जब हम गतिविधियों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? बंगाल में जब हम गतिविधियों को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? यहां सबसे पहले अनुशीलन समिति अभी भी एक्टिव है। अनुशीलन समिति व युगांतर ग्रुप, युगांतर गुट, अनुशीलन समिति और युगांतर गुट जो हैं ये शामिल हैं कांग्रेस के साथ। ये बंगाल कांग्रेस के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं। अब वहां पर सुभाष चंद्र बोस एक्टिव हैं बंगाल में और उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर एक घटनाक्रम के साथ अनुशीलन समिति का जो क्रांतिकारी संगठन है वो कमजोर पड़ता है, कई सारे नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं वो तो समझने वाली बात है, उसको अभी हम समझेंगे। इसके अतिरिक्त हम बंगाल में जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पाते हैं? अनुशीलन समिति के अतिरिक्त यहाँ पर हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि यहीं पर चिटागोंग या चटगांव कह लीजिए, विद्रोह समूह उभरता है। चिटागोंग कहिए या फिर चटगांव, चटगांव विद्रोह समूह उभरता है, जहां पर सूर्यसेन का नेतृत्व आता है और सूर्यसेन इन क्रांतिकारी गतिविधियों की रूपरेखा तय करते हैं। महिलाओं की भागीदारी होती है, स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और क्रांतिकारी गतिविधियों में एक नया जोश भर देते हैं। तो ये तो आपने समझा कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से आगे जाता है। अगर आपने इस पूरी आउटलाइन को समझ लिया है, अगर आप इस पूरे मुद्दे को समझ गए हैं, तब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं पंजाब, संयुक्त प्रांत व दिल्ली में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। अब जब हम यहाँ पर बातचीत करते हैं तो आप क्या पाते हैं कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो लगभग सभी क्रांतिकारी इस आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। ध्यान दीजिएगा कि गांधी के आने के बाद उनके इनोवेटिव सत्याग्रह के प्रिंसिपल पर आधारित यह पहला सत्याग्रह था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी आतंकवाद निर्ममता से कुचला गया था तो कई सारे क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, मतलब वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, तो कुछ जेल में भी चले गए थे। तो बाद में जब गांधी आते हैं तो वो परसुएट करते हैं और जो भूमिगत क्रांतिकारी थे वो उभर कर सामने आते हैं और सरकार ने भी जेल में बंद कई सारे क्रांतिकारियों को छोड़ दिया। इन बिटवीन हम देखते हैं कि मॉन्टफोर्ट सुधार आते हैं। मॉन्टफोर्ट सुधार के माध्यम से अंग्रेजों ने प्रयास किया कि वो हमें उत्तरदायी सरकार देने का प्रयास करें। वो उत्तरदायी सरकार देने का जो उनका वादा था वो वास्तव में ढोंग जैसा लगा, क्योंकि उन्होंने द्वैध शासन हमें दे दिया। अब द्वैध शासन में हमने देखा कि प्रांतों में जो कार्यकारी शक्तियां थी वो गवर्नर और चयनित मंत्रियों के बीच विभाजित कर दी गई। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के तौर पर जो आरक्षित विषय थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो हस्तांतरित विषय थे वो गैर महत्वपूर्ण थे। तो एक तो उन्हें पूर्ण सत्ता का स्थानांतरण प्रांतों में करना था, वो उन्होंने नहीं किया, आधा आधा किया। और उसके बावजूद जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर ने अपने पास आरक्षित श्रेणी में डाल दिए। तो इस कारणवश हमारे मन में बड़ा असंतोष आया। असंतोष जो था वो तो था ही। इन बिटवीन हम देखते हैं कि वो रॉलेट अधिनियम लेकर आए। तो रॉलेट अधिनियम के रिस्पॉन्स के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर हमने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया। और जो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया गया उसके परिणाम स्वरूप
फलस्वरूप हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर हमारे मन में असंतोष था और फिर सैंडर्स को हमें उम्मीद थी कि सजा मिलेगी, लेकिन हंटर अधिनियम ने क्या किया, हंटर कमीशन ने, आयोग ने क्या किया कि उसे केवल पदमुक्त कर दिया और उसे ब्रिटेन सही सलामत जाने दिया। उस बात का भी असंतोष था। प्रथम विश्व युद्ध की जो समस्याएं थी उनका तो असंतोष था ही। ऐसे कई सारे असंतोषों के फलस्वरूप जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो लगभग सभी क्रांतिकारी गुट के लोगों के मन में एक आशा आई और उस आशा के चलते सारे के सारे क्रांतिकारी गांधी जी के साथ इस असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उनके मन में आस्था थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि गांधी का ये जो असहयोग का तरीका है ये काम आ जाए, क्योंकि गांधी ने कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में हमारे सहयोग के बिना तो शासन नहीं चला पाएंगे। अगर हम इन्हें सहयोग देने से मना कर दें तो 1 साल के भीतर ही दबाव में आकर ये हमें स्वराज दे देंगे। इस उम्मीद में कि हमें जल्दी स्वराज मिल जाएगा, क्रांतिकारियों ने गांधी जी का अनुपालन किया और क्रांतिकारी जो थे वो सारे के सारे गांधी जी के साथ जुड़ गए असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन अच्छा चला, 1.5 साल के आसपास चला भी और असहयोग आंदोलन से अंग्रेज काफी दबाव में भी आ गए थे। दबाव में आने के साथ साथ उन्हें उम्मीद ये थी कि अब अगर अंग्रेज दबाव में आने के बाद स्वराज नहीं देते हैं तो गांधी जी जो असहयोग का दूसरा चरण होता है सविनय अवज्ञा, उसे लॉन्च कर देंगे। गांधी ने सविनय अवज्ञा की धमकी भी दे दी थी बारदोली से। तो क्रांतिकारियों में एक आशा आई कि चलो अच्छा, गांधी थोड़े एग्रेसिव भी हैं, अगर अंग्रेज बात नहीं मान रहे हैं तो उनके पास प्लान भी है। लेकिन फिर क्या होता है कि चौरी चौरा का कांड हो जाता है, जहां पर 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, जेल में बंद हो, पुलिस थाने में जब आग लगाते हैं कुछ लोग। तो अब इस बात से गांधी नाराज हुए और उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। इस बात को लेकर क्रांतिकारियों में असीम असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनके मन में यह भाव आ गया कि गांधी इतनी सी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अंग्रेज हमारे विरुद्ध जो हिंसा करते हैं वो कितने हाई लेवल का होता है। मतलब तो वो तो तुरंत सीधा गोली मार देते हैं, वो तो तुरंत कैनन फायर कर देते हैं, वो तो इतना सा नहीं हिचकते। और गांधी जैसा जो व्यक्ति है जो इतने प्रभावशाली स्थिति में है वो इतना सा हिंसा बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इतनी हिंसा तो उन्हें इग्नोर कर देनी चाहिए थी और आंदोलन को जारी रखना चाहिए था। तो इस बात को लेकर असंतोष रहा और आंदोलन के स्थगित कर दिए जाने के बाद ये जो गुट था इसने अपना रास्ता चुना। उन्होंने कहा अब हमें गांधी से मतलब नहीं, गांधी कौन, वी डोंट नो, और ना तो हम गांधी को फॉलो करेंगे ना हम गांधी को जानते। इसी रेफरेंस में, इसी पृष्ठभूमि में क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। अब जब क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू होता है तो हम क्या देखते हैं कि निमित्त आतंकवाद का रास्ता वो छोड़ देते हैं, लेकिन गांधी जी का असहयोग आंदोलन एकाएक स्थगित हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोग जो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे वो वापस से राष्ट्रीय नेतृत्व की राजनीति में जुड़ने को अब नहीं तैयार हुए और उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि उसके बाद स्वराजी और अपरिवर्तनवादी आए, यानी कि स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स। तो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स की जो कार्य प्रणाली थी, यहां पर अगर आप देखोगे ना तो दोनों लोगों की कार्य पद्धति से क्रांतिकारी संतुष्ट नहीं है भाई। ना तो उन्हें इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट है और ना ही उन्हें ये जो रचनात्मक कार्य हैं इसमें इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट किस में है, उनको इंटरेस्ट है स्वराज में, वो तुमसे लिया नहीं जा रहा। तो अब वो कहते हैं भाई तुम्हारी ये बकवास की बात तो हमें नहीं जमती, अभी हम अपना रास्ता देखेंगे। फिर क्या होता है कि अधिकांश जो क्रांतिकारी थे वो इस बात पर विश्वास करने लगे थे कि अब हिंसात्मक तरीका ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से वो स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे या स्वराज की प्राप्ति कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि यही वो समय है जब स्वराज को छोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता की बात राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में आने लगी। ये बात अब क्रांतिकारी भी करने लगे हैं, समाजवादी और साम्यवादी भी करने लगे हैं। तो साम्यवादी और समाजवादी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस मिले या स्वशासन मिले या स्वराज मिले, वरन वो चाहते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले। तो 1922 के बाद आप देखो तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी जोर पकड़ने लगी है और इसी पृष्ठभूमि में यहां पर ये क्रांतिकारी गतिविधियां उभर रही हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे वो असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे। ठीक है, योगेश चंद्र चटर्जी, सूर्यसेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोहरा, जयदेव कपूर, जतिन दास, ये इस प्रकार के नामों में प्रमुख हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरा जो क्रम है वो बंगाल का है।
अब मामला यह है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के उभरने के पीछे मूल कारण क्या रहे। तो देखो, पहला कारण तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर व श्रमिक संघवाद का उदय हुआ। अब जब मजदूर और श्रमिक संघवाद का उदय हुआ तो मजदूर और श्रमिक इकट्ठा हुए, और जब वो इकट्ठा हुए तो इन क्रांतिकारियों को लगा कि भाई साहब ये है बढ़िया मौका, अगर ये श्रमिक और मजदूर इकट्ठा हुए हैं तो क्यों ना एक हिंसक जन आंदोलन को उत्पन्न किया जाए और अंग्रेजों को यूं मार के यहां से भगा दिया जाए। इनको प्रेरणा कहां से मिल रही है? इनको प्रेरणा मिल रही है रूस की बोल्शेविक क्रांति से। रूस की बोल्शेविक क्रांति जिस प्रकार से सफल हुई, जिस प्रकार से वहां पर आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित किया गया, जिस प्रकार से रूस ने वहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद अपनी सभी उपनिवेशों को स्वशासन दिया, इन सभी चीजों से उत्साहित होकर भारत में जो समाजवादी और क्रांतिकारी हैं वो चाहते हैं कि वैसी ही एक हिंसक क्रांति भारत में उत्पन्न की जाए और भारत के जो भी रूप राजनीतिक दृष्टिकोण है उसको बदला जाए। 1917 की रूसी क्रांति और युवा सोवियत राज्य का गठन भारतीयों को उत्साहित कर रहा है। नए साम्यवादी समूहों का उदय हुआ है, जैसे कि मार्क्सवादी, समाजवादी और दरिद्रतम जो श्रमिक वर्ग है वो उनके पक्षों को रखने की बात कर रहे हैं। क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित कई सारी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं भी हैं जो त्याग और बलिदान की बात कर रही हैं, और इनसे भी मन में उत्साह तो आता ही है। उपन्यास जैसे कि सचिन सान्याल का बंदी जीवन, शरत चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पाथेर दाबी बाद में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। सरकार ने पाथेर दाबी के प्रकाशन पे प्रतिबंध भी लगा दिया। मैं आपको बता दूं कि पाथेर दाबी का जब प्रकाशन शरत चंद्र चटर्जी ने आरंभ में किया तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भाई ऐसी तो ना जाने कितनी पुस्तकें प्रकाशित होती ही रहती हैं, एक और प्रकाशित हो गई, क्या बात हो गई, इसमें कोई बड़ी बात हो गई क्या? लेकिन इस किताब के प्रकाशित हो जाने के बाद जो इसके उग्र विचार थे ये किसी अंग्रेज अफसर ने पढ़ लिए। उसको लगा भाई ये किताब तो सही नहीं है। उसने कहा बैन ऑन दिस बुक, इस किताब को बैन किया जाए। और जैसे ही पाथेर दाबी को बैन किया गया हल्ला हो गया। हल्ला ये था कि भाई ऐसा क्या इस किताब में, किसको बैन कर रहे? इसको जिस दिन बैन किया गया उसी दिन इसकी 5000 कॉपीज बिक गई। मतलब पाथेर दाबी में शुरुआत में लोग इतनी रुचि नहीं ले रहे थे जितना कि उस किताब के बैन होने के बाद लोग रुचि लेने लगे पाथेर दाबी को लेकर। अब यहां पर देखो, इसके बाद इस किताब का इलीगल तरीके से प्रकाशन शुरू हुआ और इलीगल तरीके से इसे वितरित भी किया जाने लगा, गैर विधिक तरीके से वितरित होने लगी। ये किताब बड़ी प्रचलित हुई उस समय, पाथेर दाबी, और इसने भी क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया, क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। अब यहां पर आप देखो तो मैं भारत के मैप को सबसे पहले तो पूरा कर देता हूं, ठीक है? भारत के मैप को सबसे पहले हम पूरा कर देते हैं। ओके, ठीक। तो हमने इंडिया के मैप को यहां पे पूरा कर दिया है एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार कह लीजिए, यहां पर ये गतिविधियां किस प्रकार से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, यहां पर आप बिहार भी ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्रम को देखते हैं। तो इस क्रम में हम पहले इसकी बात कर रहे हैं और इसकी जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली बातचीत जो होगी वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में होगी। तो चलिए पहले हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में जब बातचीत होती है तो क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भी कई बार कह दिया जाता है, बाद में इसी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है? तो ये काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में की जा रही है कानपुर में, और इसे स्थापित करने वाले लोगों में नाम किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, योगेश चंद्र चटर्जी का नाम है और सतीश चंद्र सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम है, जिनको आप सचिन सान्याल भी कहते हैं, और कई सारे और क्रांतिकारी हैं। योगेश चंद्र चटर्जी का नाम लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था, ठीक है?
और ये प्रश्न पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना है, संघीय गणतंत्र को स्थापित करना है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करनी है, जहां पर वयस्क मताधिकार हो। मतलब अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से ये प्रभावित हैं और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होकर यहाँ पर भारत में वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगस्त 1925 में स्थापना के लगभग 8 से 10 महीने के बाद यहाँ पर एक घटना घटित होती है जिसे काकोरी कांड कहा गया या फिर काकोरी घटना कहा गया। काकोरी घटना की जब यहाँ पर बातचीत की जाती है, जब यहाँ पर काकोरी घटना की बातचीत की जाती है तो ठीक है। अगस्त 1925 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक स्वदेशी डकैती को अंजाम दिया गया और ये जो स्वदेशी डकैती थी इसे काकोरी कांड कहा गया। काकोरी कांड, तारीख 9 अगस्त साल 1925। एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पे एक ट्रेन को टारगेट किया। नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन को काकोरी नाम के एक गांव में रोका गया और रेलवे विभाग का जो खजाना उसमें ले जाया जा रहा था उसे लूट लिया गया। इस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन क्यों कहते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, आज जब आप किसी ट्रेन के नंबर को देखें तो ट्रेन, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर जा रही है और उसका नंबर है 12545, तो जो अमृतसर से दिल्ली आएगी सेम ट्रेन, उसका नाम होगा 12546 उसका नंबर। तो आज नंबर के डिजिट में एक डिजिट का अप एंड डाउन करके हम उसे अप या डाउन में पोर्ट्रे करते हैं कि कौन सी जाने वाली है, कौन सी आने वाली है। पहले इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती थी, ट्रेन्स की संख्या बहुत कम होती थी, तो ट्रेन्स की सीमित संख्या के कारण यहाँ पर अप एंड डाउन दोनों एक ही श्रेणी में दिखा दिए जाते थे। तो जब भी कोई ट्रेन जाने वाली होगी, जैसे कि अगर कोई ट्रेन जो है वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही है तो वो अप है, लखनऊ से सहारनपुर आ रही है तो डाउन है। तो ये 8 डाउन ट्रेन थी। 8 डाउन ट्रेन होने का मतलब ये है कि ये लौटने वाली ट्रेन थी। तो इस लौटने वाली ट्रेन को निशाना बनाया गया और जो खजाना था उसे लूट लिया गया। अंग्रेजों का पैसा लूट लो, अंग्रेज बर्दाश्त करेंगे क्या? पैसे के चक्कर में तो वो यहाँ आए हैं। अंग्रेजों के दिल पे चोट लग गई, वो इस खजाने की लूट को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वो बहुत ही तीव्र दमन शुरू करते हैं। और जो ये दमन शुरू होता है इसमें बहुत भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर काकोरी षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। टारगेट किए गए क्रांतिकारी नेताओं में शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। इन चारों ही लोगों को फांसी दे दी गई। 4 लोगों को इसके अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान में सेल्युलर जेल में भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए, वो फरार हो गए। यहां पर जो 4 लोग फांसी पे लटकाए गए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह, इन 4 में से 3 लोग सहारनपुर से ही संबंधित थे। इसीलिए इन्हें बहुत ही प्रचलित तौर पर सहारनपुरी कहा गया। तो हम कहते हैं कि काकोरी कांड के बाद सहारनपुरियों को फांसी दी गई, यानी कि 4 सहारनपुरी फांसी लटकाए गए, यद्यपि उनमें से 3 ही सहारनपुर से थे। ठीक है, तो इसके बाद क्रांतिकारियों को काफी अधिक आघात लगा। हालांकि वो इस पूरी शाखा को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाए, लेकिन थोड़े समय के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां शिथिल पड़ गई। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए था? नहीं। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद से तो क्रांतिकारी और भड़क गए और युवा क्रांतिकारी संघर्ष के लिए तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश से शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, पंजाब में भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा, ये चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि अब दौर शुरू होने वाला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का डिक्लाइन होता है, लेकिन इसके डिक्लाइन के साथ राइज होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए के डिक्लाइन के पीछे कारण क्या था? काकोरी कांड। तो काकोरी कांड के बाद एचआरए का डिक्लाइन होता है, लेकिन हम तैयार हैं एचएसआरए को फाउंड करने के लिए। सो वी आर वेरी मच रेडी टू रीइनिशिएट दिस पार्ट एंड व्हाट इज दिस? एचएसआरए। तो शुरुआत करते हैं एचएसआरए के बारे में। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम देखते हैं कि ये युवा क्रांतिकारी अब समाजवादी विचारधारा की ओर भी झुकाव रखने लगे हैं। मुलाकात तय की जाती है, कहा जाता है कहीं मिलते हैं, वहीं मिलकर बैठेंगे चार यार और फिर बनाएंगे एक नया संगठन। मुलाकात की जो जगह थी उसे खुफिया रखनी थी, कुछ ऐसी जगह जिसकी खबर कहीं अंग्रेजों को ना लग जाए। तो चुना गया फिरोज शाह कोटला का मैदान। फिरोज शाह कोटला का मैदान जो कि खंडहर जैसा हुआ करता था, वहां पर युवा क्रांतिकारी एक बैठक आयोजित करते हैं जिसमें क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित एक संगठन को बनाने की घोषणा की और उस संगठन को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो हियर एचआरए बिकम्स एचएसआरए। एचआरए बना एचएसआरए। एचएसआरए में परिवर्तित हो गया। चूंकि ये समाजवाद की विचारधारा के आधार पर बनाया गया था, तो इसमें व्यक्तिगत नेतृत्व की धारणा नहीं हो सकती थी, क्योंकि समाजवाद तो सामूहिकता की बात करता है। तो समाजवाद की सामूहिकता के प्रभाव में यहां पर सामूहिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। तो कोई पूछे कि एचएसआरए का नेतृत्वकर्ता कौन था? आजाद? नहीं, यह स्वीकार्यता नहीं थी। इस मुलाकात की नेतृत्व को जरूर से आजाद ने नेतृत्व दिया था, मुलाकात जरूर उन्होंने करवाई थी, लेकिन संगठन सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर कार्यरत था। वहां पर सामूहिक नेतृत्व का सिद्धांत कार्य करता था। ठीक है, तो एचआरए बन गया एचएसआरए। फिर एचएसआरए एक्टिव हुआ। एचएसआरए अपनी गतिविधियों में सख्त था। घटना होती है सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड लाहौर, दिसंबर 1928। भारत में साइमन कमीशन आया। क्यों आया, कैसे आया, अभी चर्चा होगी। जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ। क्यों हुआ, अभी चर्चा होगी। साइमन कमीशन के विरोध को लेकर जो आंदोलन चलाया गया, जो प्रोटेस्ट चलाया गया, उसमें साइमन गो बैक के नारे रेस किए गए। पंजाब में साइमन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजों ने लाला जी को निशाना बनाया। मैं आपको बता दूं, आंदोलन में लाठीचार्ज होता है भीड़ को बिखेरने के लिए, लेकिन इस प्रकार के लाठीचार्ज में कभी भी किसी सीनियर लीडर के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती। किसी भी सम्मानित लीडर के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती। उन्होंने साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में लाहौर में लाला जी को लाठियों से पीटा। लाला जी बहुत बड़े और सम्मानित नेता थे। पुलिस के द्वारा उनको लाठियों से मारना यह बर्दाश्त के बाहर था। उन्हें सामान्य तरीके से नहीं पीटा गया था। उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई थी, वो ऐसे था जैसे उन्हें मारने की कोशिश की गई हो। क्यों? पुलिस लाठीचार्ज में एक्सपर्ट होती है। पुलिस को पता होता है कि लाठियां कहां मारनी है। आप में से कई सारे लोग हो सकता है किसी जन आंदोलन में गए हों या फिर आप भविष्य में जाएं, तो आप क्या पाएंगे कि पुलिस जब भी लाठी मारती है तो वो लाठी को इतना आराम से घुमाते हैं कि वो आपको पीछे मुड़ने का मौका देते हैं। वो लाठी हमेशा पीठ पर मारते हैं, वो भी हल्के हाथों से, या फिर पीठ के नीचे जांघों पर लाठी मारते हैं। पुलिस कभी भी लाठी सिर पर नहीं मारती।
कभी भी लाठी सीने पे नहीं मारी जाती, कभी भी लाठी को हाथ या पैर की हड्डियों पर नहीं मारा जाता, क्योंकि अगर आप लाठी हड्डियों पर मार दे तो हड्डियां टूट जाएंगी। मनुष्य का शरीर बहुत संवेदनशील होता है। साउथ इंडियन मूवीज में जो आप देखते हैं उसे जाने दीजिए कि हीरो विलेन को मार रहा है, विलेन ऐसे टप्पा खा के ऊपर आता है और फिर खड़ा हो जाता है, अब वो फिर लड़ने जा रहा है। भाई ऐसे नहीं होता। एक घूंसा सच में अगर कोई आपके सिर में मार दे तो 1 मिनट तक तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि चल क्या रहा है मेरे आसपास, आपको चक्कर आ जाएगा। और एक लाठी, आई एम टेलिंग, जस्ट 1 लाठी अगर किसी को सिर में ढंग से लग जाए, इंसान मर जाएगा। एक लाठी अगर सीने में कस के लग जाए तो इंसान मर जाएगा। तो मनुष्य का शरीर इतना ताकतवर नहीं होता जितना कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में दिखाया जाता है। टप्पा खा खा के उठ रहे हैं, ऐसे दीवार में जा रहे हैं, दीवार टूट जा रही, ईंट सहित पीछे निकल जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं लड़ने के लिए। अरे भाई इतनी कमजोर थोड़ी होती है दीवार, एक ईंटा घुस जाएगा ना पीठ में, निपट जाएंगे। लाठीचार्ज में कभी भी सिर या सीने के ऊपर लाठियां नहीं मारी जाती क्योंकि वो जानलेवा होता है। लाला जी को छातियों पर लाठी से मारा गया था, उनके सीने पर लाठियों से वार किया गया था। जब ये लाठीचार्ज किया जा रहा था तो यह स्पष्ट था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य था कि लाला जी मारे जाएं और इसे एक्सीडेंट की तरह दिखाया जाए, और अंग्रेज इसमें सफल भी रहे। लाला जी की दुखद मृत्यु हुई इसी लाठीचार्ज में घायल होने के बाद। लाला जी ने मरने से पहले कहा था कि जो लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई हैं, दैट विल बी प्रूवन द लास्ट नेल इन द ब्रिटिश कॉफिन, ये ब्रिटिश ताबूत की आखिरी कीलें साबित होंगी। ताबूत की आखिरी कीलों से मतलब आप समझते हैं, जब ताबूत बनाए जाते हैं ईसाइयों में तो उन्हें कवर किया जाता है और उसके बाद कीलों से ठोककर उस ताबूत को बंद किया जाता है। आखिरी कील ठोकने के बाद ताबूत पूरी तौर पे बंद हो जाता है और फिर अर्थ ये होता है कि बस काम खत्म, अब वो इंसान गया। अंतिम संस्कार। उन्होंने कहा कि जो लाठियां अंग्रेजों ने मेरे ऊपर बरसाई हैं वो ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कीलें साबित होंगी, और ये सच भी साबित हुआ। लेकिन लाला जी के मरने के बाद पूरे देश में शोक की लहर थी और ये बात एक संगठन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उस संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। उसके नेतृत्वकर्ता थे भगत सिंह। उन्होंने कहा कि अंग्रेज लाखों भारतीयों द्वारा सम्मान किए जाने वाले, पूजने वाले लाला जी के ऊपर अपने अपवित्र हाथों से लाठियां चलाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कदापि नहीं। टारगेट किया जाता है कि उस अधिकारी को मार दिया जाए जिसने लाठीचार्ज के आदेश दिए। टारगेट में निशाने पर आया सैंडर्स, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु। उसके बाद सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स लाठीचार्ज का आदेश देता है और उसी लाठीचार्ज में लाला जी की मौत होती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 3 सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, ये लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं और प्लान तैयार किया जाता है। सैंडर्स को दोषी घोषित किया जाता है। तारीख 17 दिसंबर साल 1928। सैंडर्स आ रहा था। भगत सिंह और राजगुरु आगे बढ़े उसे शूट करने के लिए। चंद्रशेखर आजाद कवर फायर देने के लिए पीछे रहे। इन्होंने सैंडर्स के ऊपर गोलियां दाग दी। पीछे से एक इंडियन पुलिस वाला पीछा करने की कोशिश करता है भगत सिंह और राजगुरु का। चंद्रशेखर आजाद उसे शूट करते हैं। वो मरता नहीं, लेकिन सैंडर्स मारा जाता है। सैंडर्स को शूट कर दिया जाता है। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह कहते हैं, देश के करोड़ों लोगों के सम्माननीय नेता की एक साधारण पुलिस अधिकारी के क्रूर हाथों द्वारा की गई हत्या राष्ट्र का घोर अपमान है। भारत के देशभक्त युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस कायरतापूर्ण हत्या का बदला लें।
हमें सैंडर्स की हत्या का अफसोस है, किंतु वह उस अमानवीय व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्तिगत बैर नहीं है सैंडर्स से, लेकिन सैंडर्स उस व्यवस्था का अंग है जो हमारा शोषण करता है। अगर आप हमारे इतने सम्मानित नेता को मार सकते हैं तो एक पुलिस अधिकारी को तो मारा ही जा सकता है। इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई। सैंडर्स को जान से मार दिया गया। अंग्रेजों को एक संदेश दिया गया कि आप हमारे सम्मानित नेताओं को नहीं मार सकते। क्या कोई पकड़ा गया? नहीं। वो ढूंढते रहे लेकिन पता ना कर पाए कि आखिर सैंडर्स की हत्या में कौन शामिल है। क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अभी और एग्रेसिव होने वाला है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मन में एक भाव है कि वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के तौर पर भारत को आजाद करवाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या देश कभी उन्हें पहचानेगा? क्या देश कभी उनके प्रयासों की सराहना कर पाएगा? क्या अंग्रेज उनकी गतिविधियों से वास्तव में डरेंगे? शायद नहीं। उन्हें कुछ धमाकेदार करना होगा, क्योंकि उनकी मांगे अंग्रेजों को सुनाई नहीं पड़ती। अंग्रेज शायद ऊंची आवाज में सुनते हैं, तो उन्हें एक धमाके की जरूरत पड़ेगी। तैयारी की गई उसी धमाके की योजना बनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की। तो क्या योजना सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को उड़ा देने की थी और सारे लेजिस्लेटर्स को जान से मार देने की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई सारे लेजिस्लेटर्स तो भारतीय ही थे। उन्हें मारकर भला क्या लाभ होता? इस बम फेंकने का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को डराना था, धमकाना, कि वो ये जाने कि भारत में क्रांतिकारी सक्रिय हो गए हैं और वो अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। बम का स्केल कम रखा गया ताकि विस्फोट इतना बड़ा ना हो कि असेंबली ही उड़ जाए। यह भी योजना बनाई गई कि बम को असेंबली में किसी ऐसे खाली स्थान पर फेंका जाएगा जिससे कि किसी की मौत ना हो। इसी योजना के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जनता को यह समझाने के लिए कि उनका उद्देश्य जन क्रांति है, प्लान बनाया जाता है विधानसभा में बम फेंकने के लिए। विधानसभा में बम फेंकने का उद्देश्य दो काले कानूनों का विरोध करना था जो समाजवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लाए जा रहे थे, जिनमें से एक कानून का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरे कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल में ट्रेड के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने जैसा कुछ नहीं था और पब्लिक सेफ्टी बिल में पब्लिक की सेफ्टी जैसा कुछ नहीं था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल समाजवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का एक अंग थे। इसी के प्रति विरोध प्रस्तुत करते हुए भगत सिंह के साथ देने जाते हैं बटुकेश्वर दत्त और विधानसभा में बम फेंकने का उत्तरदायित्व तो इनके द्वारा ले लिया जाता है। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि मेक द डीफ हियर था, यानी कि जो बहरे लोग हैं उन्हें ऊंची आवाज में सुनाना। तारीख 8 अप्रैल साल 1929। बम को जानबूझकर कम प्रभाव का बनाया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंचों के पास इस बम को फेंकते हैं। क्या बम फेंककर भाग जाना था? नहीं, फिर क्या फायदा होता। बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देनी थी। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंक देते हैं। बम के फेंकने के बाद विस्फोट होता है। उस विस्फोट से पूरी विधानसभा में अफरा तफरी मच जाती है और धुआं धुआं फैल जाता है। इस बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने हाथ में रखे कुछ पैम्फलेट्स यानी कि पर्चों को केंद्रीय विधानसभा में पहले फ्लोर से बिखेर देते हैं। उन पर्चों में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल की आलोचना की गई थी और उसी के साथ वो नारे लगाते हैं लॉन्ग लिव रिवोल्यूशनरी, इंकलाब जिंदाबाद, और वो अपने दोनों हाथ यूं करके खड़े हो जाते हैं कि वो गिरफ्तारी देंगे। पुलिस अधिकारी भागकर उनकी ओर जाते हैं और वो अपने हाथ आगे कर हथकड़ियां पहन लेते हैं। उद्देश्य था कि जनता को ये पता चले कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे लेकर जा रहा है। जनता उनके विचारों और राजनीतिक दर्शन से परिचित हो सके। बम फेंकने के उपरांत जो भगदड़ मची उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अपना उद्देश्य जाहिर करते रहे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त जानबूझकर गिरफ्तारी देते हैं क्योंकि वो जनता को संदेश देना चाहते थे कि क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों के लिए सजा भुगतने को तैयार हैं।
क्योंकि उस समय जनता में यह धारणा बनती थी कि आतंकवादी गतिविधियों के पश्चात क्रांतिकारी बच के निकल जाते हैं और सरकारी दमन की सजा जनता को भुगतनी पड़ती है। तो उनके मन में यह भाव कि बम फेंककर, बंदूकें चलाकर क्रांतिकारी चले जाते हैं, अंग्रेज की मारपीट का सामना आम जनता को करना पड़ता है, क्रांतिकारी इस भाव को तोड़ना चाहते थे। और वो भाव ये था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बम फेंककर, बंदूकें चला के आपको समस्याओं में छोड़कर भागने वाले हैं। हम क्रांति करेंगे और हम उसकी सजा भी भुगतेंगे, उसकी सजा हम आपके ऊपर नहीं डालेंगे। ये था भाव सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि आत्म बलिदान का। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार किए गए। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त सभी प्रमुख क्रांतिकारियों को इसी क्रम में पकड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भी मुकदमा चलाया गया। आरंभ में इन्हें असेंबली में बम फेंकने के जो केस में सजा हुई वो आजीवन कारावास की थी, वो सजा फांसी की नहीं थी, क्योंकि असेंबली में जो बम फेंका गया था उसमें कोई मरा ही नहीं था। और जब कोई मरा ही नहीं था तो भाई फांसी की सजा किस आधार पर दोगे? तो फांसी की सजा हो नहीं सकती थी और हुई भी नहीं। सजा थी, लेकिन इनके बीच के किसी एक व्यक्ति ने यह बात डिस्क्लोज कर दी कि सैंडर्स को मारने में भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हाथ था। इन लोगों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत आरोप लगाए गए और केस चलाया गया। केस चलाने के बाद इन लोगों की अनुपस्थिति में केस चलाकर इन तीनों ही लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। जेल में बहुत ही अमानवीय स्थिति में इनको रखा गया। इन्हें सही से खाना नहीं दिया जाता था और ये चाहते थे कि इन्हें राजनीतिक बंदियों के साथ हिरासत के दौरान सम्मानित और न्यायोचित व्यवहार दिया जाए। 63 दिनों तक जतिन दास ने कुछ भी नहीं खाया। सारे क्रांतिकारी भूख हड़ताल पर थे। अंग्रेज उन्हें प्रताड़ित करने के लिए पानी की बजाय, भूख हड़ताल में आप खाना नहीं खाते, पानी पीते हैं, लेकिन अंग्रेज इन्हें पानी भी नहीं देते थे। और जब वो पानी मांगते थे तो वो उन्हें दूध देते थे, क्योंकि दूध पीने से भूख हड़ताल टूट जाती है। जतिन दास मिर्च खा लेते हैं ताकि उनका गला फट जाए और उनकी कुछ खाने की हिम्मत ही ना पड़े। 63 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद जतिन दास दम तोड़ देते हैं और वो इस भूख हड़ताल के पहले शहीद बन जाते हैं। भूख हड़ताल जारी रही। अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के सामने झुकना पड़ा, उन्हें बेहतर स्थितियां दी गई, लेकिन अंततः भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। पूरा देश सख्ते में था। 23 मार्च हम आज शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। 23 मार्च हम आज शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। भगत सिंह क्रांति की आग लगा चुके थे और इन महान देशभक्तों की कुर्बानी से सरकार भी दबाव में थी। सरकार की इस गतिविधि को कायरतापूर्ण बताया गया। पूरे देश में भगत सिंह की मौत को लेकर गुस्सा था, उनकी फांसी को लेकर गुस्सा था। गुस्सा गांधी के ऊपर भी था, क्योंकि गांधी के पास मौका था गांधी इरविन समझौते के दौरान इन 3 लोगों की फांसी की सजा माफ करवाने का। गांधी ने बेशक प्रयास किया था, लेकिन वो दबाव नहीं बना पाया जिसके बाद इरविन इस बात को लेकर मान जाता। इसीलिए गांधी की भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद बहुत आलोचना की गई कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों को बचाया नहीं। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने दिल्ली के निकट वायसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। 1930 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। अकेले पंजाब में एक साल में 28 घटनाएं दर्ज की गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के एक पार्क में, जिसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास केवल एक ही गोली बची है तो उनके मन में भाव आया कि वो इस एक गोली से तो अंग्रेजों को नहीं रोक पाएंगे। वो पूरी जिंदगी आज़ाद रहे थे
और वो आज़ाद ही मरना चाहते थे। तो उन्होंने वो आखिरी गोली अपनी बंदूक में भरकर अपनी सिर पर लगाई और खुद को गोली मार दी ताकि वो आज़ाद मर सकें। इस तरीके से अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। उनके सम्मान में उस पार्क को अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या फिर आज़ाद पार्क से के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। कभी भी आपको प्रयागराज जाने का मौका मिले तो आप उस पार्क को विजिट करिए और चंद्रशेखर आज़ाद की उस मूर्ति के सामने जाके सिर झुकाइए। ये पूरे घटनाक्रम रहे पंजाब, दिल्ली और बिहार, इन क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने तहलका मचा रखा था। क्या बंगाल शांत था? नहीं, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक दूसरा स्वरूप था। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो स्वरूप था, आइए हम उस पर बात करते हैं। अगर आप उसकी बात करें तो आप देखिए, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन दोनों के बारे में तो हमारी बातचीत हो चुकी है। अब बातचीत के क्रम में हम बंगाल में अनुशीलन समिति और चिटागोंग या चटगांव विद्रोह समूह के बारे में बातचीत करेंगे। इन दोनों के बारे में जब हम बातचीत करने जा रहे हैं तो इनका थोड़ा सा मैं आधार बताऊंगा और आधार को बताने के बाद हम बाकी की चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ों को समझने और जाने के बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा तो आपने समझ लिया है ना। अगर ये हिस्सा आपने समझ लिया है तो हम अनुशीलन समिति और युगांतर गुट की बात करते हैं। अब बात होती है बंगाल की। 1920 के दशक में कई क्रांतिकारी समूहों को पुनर्गठित किया गया और ये अपनी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कर देते हैं, भूमिगत कार्यवाहियां करने लगते हैं। कई अन्य समूह कांग्रेस के अधीन ही कार्य करते रहे और अपनी जनता में पैठ व्यापक बनाते रहे। कस्बों और गांवों में सीआर दास के स्वराजवादी कार्यक्रम में इन युवा क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई और सहयोग भी दिया। हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनका आप स्वरूप समझिए, उनका आप आधार समझिए, आप उनका आधार और उनका स्वरूप समझिए। कांग्रेस सामान्यतया क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहती थी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं था। बंगाल में आरंभ से ही क्रांतिकारियों को सीआर दास की शह थी। सीआर दास के रहते हुए सुभाष चंद्र बोस बड़े सक्रिय हो गए थे। 1925 में सीआर दास की मृत्यु के पश्चात बंगाल कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। चूंकि सुभाष चंद्र बोस सीआर दास का राजनीतिक मार्गदर्शन लिया करते थे और उनके राजनीतिक मार्गदर्शन में थे भी, तो उनके जाने के बाद बंगाल की जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी उसके प्रबल दावेदार के तौर पे सुभाष चंद्र बोस उभरे। लेकिन वहीं पर एक सीनियर लीडर थे, नाम था जे.एम. सेनगुप्त। तो एक तो जे.एम. सेनगुप्त आ गए और दूसरे हमारे सुभाष बाबू आ गए। ये दो लोग कांग्रेस के दो हिस्सों का नेतृत्व करने लगे। अब जे.एम. सेनगुप्त कोई ऐसे सीधे साधे आदमी नहीं थे, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रबल समर्थक थे। अनुशीलन समिति ने जे.एम. सेनगुप्त को समर्थन देना शुरू किया। तो जब अनुशीलन समिति ने जे.एम. सेनगुप्त को समर्थन देना शुरू किया तो अनुशीलन समिति का जो घटक था, यानी कि युगांतर गुट ने सुभाष चंद्र बोस को समर्थन देना शुरू कर दिया और इस प्रकार से बंगाल में कांग्रेस के सहयोग से एक्टिवेट हो गए एक बार फिर से अनुशीलन समिति और युगांतर गुट। ये पुनर्गठित जो क्रांतिकारी समूह थे, ये कई सारी गतिविधियां संपन्न करते हैं, हिंसक गतिविधियां। 1924 में कलकत्ता के एक बदनाम पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट को टारगेट किया गया और चार्ल्स टेगार्ट को गोपीनाथ साहा ने जान से मार दिया। इसके पश्चात सरकार ने कड़ाई से क्रांतिकारियों को कुचलना शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस सहित कई सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। गोपीनाथ साहा को तो फांसी पर लटका दिया गया। सरकारी दमन और आपसी फूट के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां धीमे धीमे कमजोर पड़ गई और ये जो क्रांतिकारी पुनः सक्रिय हो गए थे उन्होंने नए कुछ अन्य विद्रोही संगठनों की स्थापना कर ली और ये कई सारी जो गतिविधियां थे उनको अंजाम देते रहे। ये जो विद्रोही संगठन थे ये अंतिम रूप में चटगांव क्रांतिकारियों के समूह में परिवर्तित हो जाते हैं।
अब मामला आता है चटगांव शस्त्रागार लूट, जिसे कहा जाता है चटगांव आर्मरी रेड। तो चटगांव शस्त्रागार लूट या फिर चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड। सूर्यसेन जो कि राष्ट्रीय विद्यालय में गणित के अध्यापक थे, मैथ्स पढ़ाते थे, मैथ्स के टीचर थे। बच्चे और आसपास के सभी लोग इन्हें मास्टर दा नाम से बुलाया करते थे। क्रांतिकारी थे। प्लान बनाया, अंग्रेजों की आर्मरी लूट लेते हैं। इनके समर्थक, इनके साथी लोकनाथ बाउल ने कहा, पगला गए हैं मास्टर जी, शस्त्रागार लूट लेंगे। अंग्रेज कभी सोचते भी नहीं होंगे कि यहाँ पर कोई शस्त्रागार, मतलब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शस्त्रागार लूटने की कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कोई सोच नहीं सकता, इसीलिए तो आसान है, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं सोच सकते कि कोई उनकी आर्मरी लूट लेगा। आर्मरी, चटगांव में अंग्रेजों की 2 आर्मरी थी। आर्मरी का मतलब हथियार खानों से, जहां पर उनकी गन्स, उम्मीद थी मशीन गन्स, पिस्टल्स, गोले बारूद रखे गए थे। ऐसे 2 शस्त्रागार थे, 2 शस्त्रागार या आर्मरी चटगांव में थी। योजना थी कि इस शस्त्रागार को लूट लिया जाए। इस शस्त्रागार को जब लूट लेंगे तो उनके पास हथियार आ जाएंगे और उसकी मदद से वो इस पूरे क्षेत्र को आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन इसके लिए तो एक सेना बनानी पड़ेगी। आर्मरी लूटनी है ना, शस्त्रागार, सेना कहाँ से बनेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म भी इकट्ठा करनी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे इतने लोगों को? सूर्यसेन मास्टर है। अरे वाह, उनके पास तो बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को ट्रेन कर दें क्या? हाँ, कर देते हैं। सूर्यसेन ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ट्रेन किया। उनमें से ज़्यादातर तो माइनर थे। उन्हें बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। जंगलों में आइसोलेटेड जगहों पर वो बच्चों को पढ़ाते थे और फिर एम बॉक्स लगाकर बोलते थे निशाना लगाओ। अगर कोई भूलते भटकते आ जाए कि गोलियों की आवाज़ आई है तो बोलते थे मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, देखो कहाँ से आई है। अंग्रेज आ गए तो मैथ्स पढ़ाना शुरू, अंग्रेज चले गए तो गोलियाँ चलाना सिखाना शुरू। इस तरीके से लोग उन्हें प्यार से जब मास्टर दा के नाम से पुकारते थे तो 1926 से 28 के बीच में तो वो 2 साल जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद वो कांग्रेस में काम करते रहे। चटगांव में जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। जिला कांग्रेस कमेटी के कहा करते थे सहृदयता क्रांतिकारी का विशेष गुण है, मतलब आपको थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। सूर्यसेन मृदुभाषी थे, शांत थे, लगनशील थे, कविताओं से लगाव था। रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम के बहुत बड़े फॉलोअर हुआ करते थे। सूर्यसेन अपने सहयोगियों अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाउल के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाते हैं। विद्रोह की प्रस्तावित कार्रवाई के तहत चटगांव के 2 शस्त्रागारों, 2 आर्मरीज के ऊपर कब्जा करना था। लेकिन मामला यह था कि अगर कब्जा करेंगे तो फटाफट अंग्रेज को खबर लग जाएगी। बोले अंग्रेजों को खबर कैसे लगेगी? बोले वो लोग टेलीग्राफ से जानकारी दे देंगे। बोले पहले टेलीग्राफ लाइन काटो। तो टेलीग्राफ लाइन काटने की योजना बनी कि अगर खबर पहुंचेगी तो पहले टेलीग्राफ लाइन ही काट देते हैं। फिर ये हुआ कि लेकिन खबर तो पहुंच ही जाएगी, तो वो लोग ट्रेन पकड़ के जल्दी से आज उन्हें ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं। तो युवा की जो आर्मरी है वो तो लूटेंगे, लेकिन टेलीग्राफ लाइन भी काटेंगे, रेल की पटरी भी उखाड़ देंगे। तो इसी यही योजना बनाई गई। इन्होंने पुलिस शस्त्रागार पर धावा बोल दिया अप्रैल 1930 में और सफलतापूर्वक उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया। सूर्यसेन शस्त्रागार के बाहर भारतीय झंडा फहरा देते हैं। क्रांतिकारी युवकों ने उन्हें सलामी दी और काम चलाऊं क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। समीपवर्ती गांवों में उसके बाद वह फैल गए और सरकारी दफ्तरों और सरकारी संपत्ति पर छापे मारे जाने लगे। थोड़े समय के लिए जो चटगांव था वो अंग्रेजों के हाथों से मुक्त सा ही हो गया। शीघ्र ही सेना चटगांव पहुंच गई और उसने मोर्चा संभाल लिया। सेना और क्रांतिकारियों के बीच में सशस्त्र संघर्ष हुआ। कई क्रांतिकारी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। फरवरी 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार किए गए, मुकदमा चलाया गया। जनवरी 1934 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।
लेकिन जो चटगांव कांड था, जनता उससे बहुत अधिक प्रभावित हुई और क्रांतिकारी विचारों वाले युवकों का उत्साह बढ़ा। 1930 में क्रांतिकारी गतिविधियों ने पुनः जोर पकड़ा और 1932 तक ये क्रांतिकारी गतिविधियां आगे चलती रहीं। सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? सरकार शुरू में तो घबरा गई जब उन्हें समझ आया कि उनके शस्त्रागारों पर कब्जा हो गया है, लेकिन फिर वो दमनकारी कानून लगाकर एकदम एक्टिव हो गए। देशद्रोह के आरोप में हम देखते हैं कि वो गांवों में जाते हैं, वो सूर्यसेन के बारे में पूछते हैं। गांव के लोग सूर्यसेन के बारे में कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने कई सारे गांवों को तो पूरी तरीके से जला दिया। गांव वालों के ऊपर जुर्माना लगाया गया। 1933 में जवाहरलाल नेहरू को 2 साल के लिए सेडिशन यानी कि देशद्रोह का आरोप लगा के सजा दे दी गई, क्योंकि उन्होंने चटगांव में हुए इस संघर्ष का समर्थन किया था और पुलिस के दमन की निंदा करी थी। क्रांतिकारी दमन दर्शन का यहाँ प्रतिपादन होता है। भगत सिंह उनके क्रांतिकारी संघर्ष के तरीके और लक्ष्य के ऊपर अपनी बात रखते हैं। अक्टूबर 1924 में एचआरए के संस्थापक परिषद ने जनता को सामाजिक क्रांतिकारी और साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा देने और प्रचार प्रसार का निर्णय लिया। 1925 में अपने घोषणा पत्र में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपने उद्देश्य का जिक्र किया और एचआरए के कई सारे अंग जो हैं वो रेलवे तथा परिवहन के अन्य साधनों, इस्पात और जहाज निर्माण जैसे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भी प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं और इन तीव्र क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ हम देखते हैं कि ये पूरा चरण जो है वो आगे बढ़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के चरण में हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। हमने देखा कि वहां पर कई सारी जो महिलाएं थी चिटागांव आर्मरी रेड में, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अब हम यहां पर साइमन कमीशन के विरोध की बात करते हैं। साइमन कमीशन के विरोध की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन का सबसे पहले तो मैं आपको आधार बताता हूं और साइमन कमीशन के आधार को जानने के बाद हम इसके ऊपर बाकी की बातचीत जो है वो करेंगे। साइमन कमीशन के आधारों को समझने के बाद फिर हम उसके आगे की जो बातचीत है उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस कहानी को सबसे पहले मैं समराइज करता हूं और समझिए कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। भारत सरकार अधिनियम आता है। उन्नीस सौ 19 में भारत सरकार अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें अधिनियम में कहा गया कि 10 साल बाद पुनरावलोकन किया जाएगा और 10 साल बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये जो कानून के प्रावधान हैं उनको सही तरीके से लागू किया गया है कि नहीं। अब 1919 में अधिनियम आया और 10 सालों के बाद अगर पुनरावलोकन की बात की गई है तो टेक्निकली 1929 में एक कमीशन का गठन प्रस्तावित है। ठीक है, 1929 में कमीशन या फिर आयोग, कमीशन ही कह लीजिए, कमीशन का जो गठन है वो प्रस्तावित है। लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल की बजाय 8 साल पर ही यानी कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया।
साइमन कमीशन का गठन कर दिया। और अगर आप ध्यान दें तो साइमन कमीशन का ये गठन 8 साल के बाद ही कर दिया गया, जबकि करना था 10 साल बाद। इन्होंने 8 साल बाद ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया। अब साइमन कमीशन का जब गठन हुआ तो हमने इस साइमन कमीशन का विरोध किया। कमीशन का विरोध, हमने कमीशन का विरोध किया। आधार, हम किस आधार पर विरोध कर रहे थे? कोई भारतीय नहीं। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, लेकिन कोई भारतीय नहीं था। कोई भारतीय नहीं था। ये एक 7 सदस्यीय कमीशन था। ये एक 7 सदस्यीय कमीशन था और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इस आधार पर हमने इसका विरोध किया। जब हमने विरोध किया तो पूरे देश में इस पर आंदोलन चला। मई, इस बीच देखो क्या होता है। लॉर्ड बिरकेनहेड द्वारा भारतीयों को चुनौती, जब हम लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लॉर्ड बिरकेनहेड, जो वहां का भारत सचिव था, वो बड़ा नाराज हो गया। उसने बोला कि इन भारतीयों को अभी एक कानून बनाने को बोल दो ना तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनको अभी बोल दो कि तुम अपने लिए एक संविधान बना लो ऐसा जिस पर किसी को कोई आपत्ति ना हो, तो इनसे वो संविधान नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ इनके लिए करते हैं तो ये फिर आंदोलन करने लग जाते हैं। तो चुनौती किस बात की थी? संविधान बनाने की। उसने संविधान बनाने की चुनौती दे दी। और जब उसने संविधान बनाने की चुनौती दी, तो उसी आधार पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। हमने कहा ऐसे कैसे बोल दिया इसने, अभी तो हम संविधान बना के दिखाएंगे इसको। तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस सर्वदलीय बैठक में एक संविधान बनाया गया। और इस संविधान को हमने क्या नाम दिया? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट वो संविधान था जो हमने यहां पर तैयार किया। अब जब नेहरू रिपोर्ट बना तो हमने अंग्रेजों से कहा कि नेहरू रिपोर्ट लागू करो। हमने कहा कि तुमने बोला था ना हम नहीं बना पाएंगे, हमने बना दिया ना, तो अभी तुम इसको लागू करो। हमने नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए 1 साल का वक्त दिया। करने के लिए 1 साल का समय दिया। अंग्रेजों को बोला कि भाई साहब 1 साल का टाइम है, जो नेहरू रिपोर्ट हमने बनाई है उसको तुम इम्प्लीमेंट कर दो, और नहीं करोगे तो देखो भाई साहब ठीक नहीं होगा। उनने कहा देख लेंगे। उन्होंने हमारा ये नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं किया, और जब उन्होंने हमारा नेहरू रिपोर्ट लागू नहीं किया, हमने कहा ठीक है तुम लोग एक ही चीज़ से मानोगे और हमको पता है। और फिर शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर क्या शुरू हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम, 10 सालों के बाद पुनरावलोकन का प्रस्ताव, 1919 में पुनरावलोकन होना था, लेकिन ये पुनरावलोकन इन्होंने 8 साल बाद ही किया। क्यों किया अभी जानेंगे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया। 7 सदस्यीय कमीशन था, कोई भारतीय नहीं था। हमने विरोध किया। हमने जब विरोध किया तो
लॉर्ड बिरकेनहेड ने हमको चुनौती दी, बोला संविधान बनाओ। हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई और नेहरू रिपोर्ट एक संविधान के तौर पे बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1 साल का वक्त दिया, उन्होंने लागू नहीं किया तो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो ये तो ओवरऑल स्टोरी है आपके इस पार्ट की। यहां पर 2 मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत होनी है। यहां पर इस टॉपिक में हम 2 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और वो 2 मुद्दे जिन पर हमारी बातचीत होनी है उसमें एक तो है साइमन कमीशन और दूसरा है नेहरू रिपोर्ट। तो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमारी बातचीत होनी है। चलिए बातचीत करते हैं इस चैप्टर नंबर 18 में। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति वर्ष 1918 में, 2 बार लिखा है, आप एक बार समझिए। 1919 के एक्ट को पारित करते समय अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि 10 साल के पश्चात इसमें सुधारों की समीक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने नवंबर 1927 में ही आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ब्रिटेन में 1929 में चुनाव होने थे। ब्रिटेन में 2 महत्वपूर्ण दल हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी। कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी भारतीयों की समर्थक नहीं थी। लेबर पार्टी का रवैया थोड़ा सा नर्म रहता था। कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगता था कि 1929 में जब चुनाव होंगे तो वो हार जाएंगे। उनके मन में एक भाव और भी था कि जब वो इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि आप भारत को कैसे डील कर रहे हो, तो वो जवाब क्या देंगे। तो उनके मन में भाव ये था कि 1929 में जो चुनाव होने हैं उसके पहले वो एक कमीशन का गठन करके भारतीय राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ले। इसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो इलेक्शन में कैंपेनिंग में आसानी होगी, वो बता पाएंगे कि भारत के बारे में वो क्या कर रहे हैं। दूसरा कि अगर मान लो वो चुनाव में हार भी जाते हैं तो कम से कम जो लेबर पार्टी के लोग आएंगे वो भारत में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और जो पहले से निर्धारित रूपरेखा होगी वो उसके अनुसार कार्य करेंगे। इन्हीं 2 उद्देश्यों से 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और बाकी के जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे श्वेत थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सर जॉन साइमन के कारण ही इसका नाम साइमन आयोग या साइमन कमीशन रख दिया गया। मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो इस कमीशन के साथ क्लीमेंट एटली भी आए थे। क्लीमेंट एटली वही व्यक्ति हैं जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिली है। वर्तमान सरकारी व्यवस्था तथा शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात इन्हें रिपोर्ट बनाना था और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ कैसे की जाए इसकी रूपरेखा इन्हें तय करनी थी। हालांकि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला कदम 1929 में उठाया जाने वाला था, लेकिन ब्रिटेन की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी वो विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी और ब्रिटेन में सार्वजनिक बहुमूल्य उपनिवेश के भविष्य के प्रश्न को लेकर उन्हें ऐसा लग रहा था वो क्या जवाब देंगे। वही कहानी है जो मैंने आपको बताई, द सेम स्टोरी इज रिटन देयर, सो डोंट वरी। अब देखिए कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी जो दल था उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड का यह मानना था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों हेतु कोई योजना बना ही नहीं सकते। तो उसने हमको चैलेंज किया, उसने बोला भाई इन लोगों से कुछ होता नहीं है, हम लोग कर रहे हैं तो लोग चिल्लाते हैं। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियां प्रस्तुत करी उन्हें 1930 के मई में प्रकाशित किया गया और उसमें कुछ सुझाव दिए गए। तो देखो हमने भले ही साइमन कमीशन का विरोध किया लेकिन साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फिर भी 1930 के मई में प्रस्तुत की और उसको लेकर उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन है वो भी दे दिया। इन्होंने कहा कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, संघीय भावना हो और जो सदस्य प्रांतीय विधानमंडल हैं उनके अप्रत्यक्ष तरीके से जो अध्यक्ष है उनका चुनाव किया जाए, केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। बोले राज्य में उत्तरदायी सरकार का गठन करिए, द्वैध शासन समाप्त करिए, केंद्र में मत करिए। ठीक है, भारतीय प्रतिक्रिया क्या थी? साइमन कमीशन के भारत आते ही पूरे देश में बड़ा गुस्सा था और गुस्सा यही था कि कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इस बात को लेकर नाराजगी थी। चूंकि भारतवासी ये समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, ब्रिटेन के लोग हमारे लिए क्या संविधान बनाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि आप 1919 का अधिनियम उसका अवलोकन करवा रहे हैं और वो भी किससे? अंग्रेजों से ही। ये तो वही बात हुई ना कि बिल्ली से पूछे कि तुमने मलाई खाई कि नहीं, अरे भाई वो तो बोलेगी मैंने नहीं खाई, बट मामला ये है कि जब हमसे पूछोगे तो ना हम बताएंगे मलाई खाई कि नहीं खाई। तो इसके अवलोकन में हमारा रोल तो होना था। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी कि कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में लगा। एम ए अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यह कहा कि हम प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ये सभी
कांग्रेस के साथ मिलकर बहिष्कार के लिए तैयार हो गए। हालांकि दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी, पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, संघवादी छोड़िए, इसे यहां पर आप यूनियनिस्ट पार्टी कहिए, यूनियनिस्ट पार्टी। तो पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, साउथ की जस्टिस पार्टी इस कमीशन का बहिष्कार नहीं करते हैं, बल्कि वो फैसला करते हैं, अम्बेडकर जी बहिष्कार नहीं करते हैं। उनका मानना था कि वो उनके साथ बातचीत करके कुछ कंसेशन लेने की कोशिश करेंगे। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। बंबई पहुंचते ही हर शहर में हड़ताल शुरू हो गई। जहां कहीं कमीशन गया वहां स्वागत उसका काले झंडे से किया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। केंद्रीय विधानसभा में भी साइमन का स्वागत करने से इनकार किया गया। साइमन कमीशन के विरोध में जनारोष का प्रमुख तथ्य यह था कि इसमें कोई भी भारतीय भागीदारी नहीं थी। कमीशन के विरुद्ध में किए जा रहे विद्रोहों में क्रांतिकारी बहुत जो युवाओं का इसमें समर्थन था, वो इसे क्रांतिकारी स्वरूप दे रहा था। साइमन कमीशन जहां पर भी जाता था, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते थे, काले झंडे दिखाए जाते थे। अगर किसी ऐसे स्थान पर साइमन कमीशन ठहरता था जहां पर जाना प्रतिबंधित होता था, तो वहां पर गुब्बारे उड़ाए जाते थे जिसमें साइमन गो बैक लिखा होता था, या पतंग उड़ाई जाती थी। साइमन कमीशन जब ट्रेन से जाता था तो उसके पैरेलली जो क्रांतिकारी थे या फिर जो युवा थे, वो गाड़ियों में काले झंडे लेकर लहराते हुए साथ के साथ चलते थे और उनका विरोध करते थे। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया जाने लगा। युवाओं का विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरना, यह समाजवादी विचारों का उग्र होने के कारण था। हिंदुस्तानी सेवा समिति कर्नाटक में ये ऐसे संगठन थे, नौजवान भारत सभा, मजदूर एवं किसान दल, हिंदुस्तानी सेवा समिति, ये सभी लोग बहुत ही एक्टिव तौर पर इसका विरोध करते हैं। पुलिस ने दमन की नीति अपनाई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग उग्र हो, हम दमन करते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध में कार्रवाइयां शुरू हुई, लाठियां बरसने लगी। वरिष्ठ नेताओं तक को नहीं छोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरीके से पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे लालाजी, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। 17 नवंबर 1928 को लालाजी की इन्हीं लाठियों के कारण मौत हो गई। और उसके बाद का किस्सा तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से सैंडर्स को गोली मारकर इसका बदला लिया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव क्या रहा? भारतीय राजनीति में साइमन कमीशन के नियुक्ति के 2 तरीके के प्रभाव होते हैं। एक तो राष्ट्रवादी ताकत जो पूर्ण स्वराज के लिए अब तैयार हो चुकी थी, वो विस्तृत सुधार मांगने लगी और उत्तेजित हो गई। दूसरा कि बर्किनहेड ने यह चुनौती दी कि हम अपना संविधान नहीं बना सकते और अब समय था कि हम संविधान बनाकर दिखाएं। और इसी दृष्टिकोण से साइमन आयोग की घोषणा के बाद भारतीय राजनीति में कुछ परस्पर विरोधी प्रभाव पड़ने लगे। जानबूझकर किए गए अपमान से भारतीय आहत तो थे। सप्रू और जैसे जो उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, जिन्ना जो कि मुसलमान नेताओं का नेतृत्व कर रहे थे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर डोमिनियन स्टेटस का संविधान बनाने का प्रयास करने लगे। प्लान ये हुआ कि अब हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। बर्किनहेड ऐसा कैसे कह सकता है कि हम अपना संविधान नहीं बना सकते? अब तो संविधान बनाकर दिखाना ही होगा। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी। बर्किनहेड का चैलेंज, जो कि उस समय भारत सचिव हुआ करता था, चुनौती को स्वीकार किया गया। फरवरी और मई में 1928 में विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं को इकट्ठा किया गया। पहला सम्मेलन दिल्ली में, फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, एक प्रारूप कमेटी की। प्रारूप तैयार हुआ। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, MSNE मंगल सिंह, स्वैप कुरैशी, GI प्रधान और तेज बहादुर सप्रू उप समिति के सदस्य बने। संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का यह पहला बड़ा कदम था। इस उपसमिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत होकर स्वीकार किया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। इस पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों का एक वर्ग आपत्ति जताता है। सुभाष चंद्र बोस, नेहरू ये कहते हैं, नहीं, अभी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी आजादी। इन्होंने कहा, हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। वास्तव में तो मोतीलाल नेहरू का यही कहना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस पर टिक जाना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले लोगों ने रिपोर्ट को अंतिम तौर में स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये देखा गया कि व्यावहारिकता उस समय उसी ओर थी। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी? नेहरू रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें थी या प्रमुख अनुशंसाएं थी, वो क्या थी? भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले, जैसे उन्होंने आयरलैंड और कनाडा को दिया हुआ है, मतलब स्वराज मिले। दूसरा, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए,
बल्कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति को जगह मिले, मतलब पृथक निर्वाचन को खत्म किया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की बात की गई। केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की मांग की गई। केंद्र में भारतीय संसद या व्यवस्थापिका में 2 सदन हो, निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 500 सदस्यों के साथ और उच्च सदन यानी कि सीनेट 200 सदस्यों के साथ। निम्न सदन का कार्यकाल 5 साल का हो और उच्च सदन का जो कार्यकाल है वो 7 साल का हो। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार कर सकती है। गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। गवर्नर जनरल की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वो नाम मात्र की होगी। प्रांतीय व्यवस्थापिकों का कार्यकाल 5 साल का किया जाए और इनका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी की अनुशंसा पर कार्य करेगा। मुसलमानों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का संरक्षण हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी सरकार को बनाया जाए, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन हो, सिंध और बंबई को पृथक कर एक पृथक मतलब सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग राज्य बनाया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, देशी राज्यों के अधिकार विशेषाधिकार सुनिश्चित किए जाएं और भारत में एक प्रतिरक्षा समिति बने, उच्च न्यायालय बने, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ऐसे कई सारे जो रिकमेंडेशंस थी वो यहाँ पर दी गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया भी आई। इस पूरे मामले को लेकर 2 लोग आपस में भिड़ गए। एक और कांग्रेस, और कांग्रेस तो चलिए बीच में मीडिएशन कर रही थी, एक और आ गई मुस्लिम लीग और दूसरी ओर आ गई हिंदू महासभा। नेहरू रिपोर्ट के रूप में संविधान की रूपरेखा जब बन रही थी तो यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर धीमे धीमे विवाद उत्पन्न होने लगा। प्रारंभ में दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग ने दिल्ली के अधिवेशन में भाग लिया था और प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में 4 मांगे उन्होंने रखी थी। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया था। इसे दिल्ली प्रस्ताव की संज्ञा दी गई थी। उनकी 4 मांगे थी और स्वीकार भी कर ली गई थी। 4 मांगे क्या थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 स्थान हो, पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन। ये 4 मांगे थी और ये चारों मांगे स्वीकार कर ली गई थी। मामला सेटल डाउन हो गया था। लेकिन हिंदू महासभा 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन को लेकर पंजाब बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में सीटें आरक्षित करने को लेकर विरोध करने लगी। महासभा का मानना था कि इससे व्यवस्था से इस प्रांतों में मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। हिंदू महासभा के इस रवैये से मुद्दा जटिल हो गया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में एमआर जयकर थे, तो जयकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, उससे मामला बिगड़ने लगा। दोनों पक्षों के अड़ियल रवैये के बीच मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से जुड़े अन्य नेता असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मामला बिगड़ जाएगा तो बात बन नहीं पाएगी। हालांकि जो मुस्लिम संप्रदायवादियों की मांग थी उसे मान तो ली गई थी, लेकिन हिंदू संप्रदायवादी अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो इससे दिक्कत हो सकती है। फिर यहां समझौता करवाने की कोशिश की गई। बाद में नेहरू समझौते में एक समझौतावादी रास्ता अख्तियार के कुछ प्रावधान किए गए। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था रही। कहा गया जहां मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, वहां उनको मिलेगा रिजर्वेशन। डोमिनेंस स्टेटस के बाद ही सिंध को बंबई से पृथक किया जाएगा और सर्वसम्मत राजनीतिक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इससे मुस्लिम लीग थोड़ा सा नाराज हो गई, तो जिन्ना यहां पर नाराज हुए और जिन्ना के द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा नहीं, आपने गलत किया है, आप संशोधन करिए। तो उनके द्वारा जो संशोधन थे वो 4 थे और उन्होंने कहा कि हमें 1/3 सीट चाहिए, हम उस पर अड़े रहेंगे। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था जब तक नहीं होती तब तक पंजाब बंगाल में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए। प्रांतियों की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को मिले। और मुस्लिम लीग ने सर्वदलीय बैठक करी और जब उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए तो वो अलग हो गए और वो शफी फैक्शन में जाके मिल जाते हैं और 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर देते हैं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के साथ ही जिन्ना राष्ट्रीय राजनीति में भिन्न हो जाते हैं कांग्रेस से। वो कांग्रेस से यहां अलग हो जाते हैं। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बहुत जरूरी मांगे ये नहीं है। नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों ने हिंदू महासभा, लीग, सिख समुदाय, कई सारे लोग खुश नहीं थे। कांग्रेस का युवा
युवा वर्ग ये मानता था कि डोमिनियन स्टेटस की व्यवस्था उचित नहीं है। सर्वदलीय सम्मेलन में इस रिपोर्ट का जो प्रावधान था उस पर आपत्ति जताई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इसी से अलग हो जाते हैं और फिर अपने लिए एक अलग से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट भले ही सभी लोगों को सहमत ना करवा पाई हो, लेकिन फिर भी इसने आने वाले समय में अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक संवैधानिक रूपरेखा तो तैयार की। इसमें जो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, उस मांग के अनुरूप 1 साल के भीतर गांधी जी के द्वारा आदेश पारित किया गया। एक मांग रखी गई, आदेश कैसे कहेंगे, मांग रखी गई कि अगर 1 साल के भीतर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अंग्रेज बेशक हमें 1 साल के भीतर डोमिनियन स्टेटस नहीं देने वाले हैं, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार हैं और आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहां पर एंड करते हैं। और आज का ये जो सेशन है ये आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सेशन की यहां पर समाप्ति की जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।